व्हाट्सअप गाइस, IC814 जो मूवी आई है नेटफ्लिक्स पर, उसके ऊपर भाई साहब वैसे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी और साथ ही साथ टाइटल है ये झूठ का पुलिंदा है। तो आरजे रौनक का फनतंत्र का एपिसोड है। वीडियो में काफी खुलासे जरूर होंगे, तो देखेंगे पूरी वीडियो। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, जब से नेटफ्लिक्स पर IC814 रिलीज हुई है तब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम क्यों दिए गए। क्या ऐसा करके डायरेक्टर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी पूछा जा रहा है कि अगर दो मुस्लिम आतंकियों ने अपने नाम बदलकर भोला और शंकर रखे हुए थे तो डायरेक्टर को कम से कम किसी सीन में ये तो दिखाना चाहिए था कि उनके असली नाम क्या थे। मगर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ये भी नहीं किया। और बात सिर्फ मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम देने की नहीं है। इस फिल्म में जानबूझकर ऐसे 20 झूठ बोले गए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये वेब सीरीज नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। अगले 10 मिनट में जब हम एक एक करके इन झूठों का पर्दाफाश करेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक भारतीय डायरेक्टर ही एक फिल्म बनाकर भारत को नीचा कैसे दिखा सकता है। पॉइंट। वेब सीरीज में सबसे पहले तो इस बात पर विवाद हो रहा है कि भैया आपने मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम क्यों दिया। इसके डिफेंस में यह कहा जा रहा है कि डायरेक्टर ने आतंकवादियों को हिंदू नाम नहीं दिया, बल्कि जो आतंकी थे उन्होंने ही अपने नाम बदल लिए थे। ठीक है भाई, आतंकवादियों ने अपने नाम बदल लिए थे, मगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को फ्लाइट हाईजैकिंग के अगले ही दिन पता चल गया था कि आतंकियों के असली नाम क्या है। इतना ही नहीं, ये तक पता चल गया था कि ये आतंकी पाकिस्तान के किस शहर के रहने वाले हैं। मगर हैरानी है कि इसके बावजूद अनुभव सिन्हा ने किसी सीन में यह दिखाने की कोशिश नहीं करी कि जो आतंकी फ्लाइट के अंदर अपने नाम भोला और शंकर बता रहे हैं उनके असली नाम भोला और शंकर नहीं, बल्कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर है। इतना ही नहीं, एजेंसीज ने यह तक पता लगा लिया था कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम कराची की अख्तर कॉलोनी का रहने वाला था और शाकिर सुकूर शहर का था। मगर हैरानी है कि अनुभव सिन्हा ने एक भी जगह ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करी कि प्लेन के अंदर जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से हैं और ISI के कहने पर ही वो पूरी हाईजैकिंग की गई थी। ISI का नाम लेना तो दूर, अनुभव सिन्हा तो पाकिस्तान का नाम लेने से ऐसे बचते रहे हैं जैसे गांव देहात की औरतें शादी के बाद अपने पति का नाम लेने से बचती हैं। तो आपको बदनाम किया। अगर आपको लग रहा है कि फिल्म में सिर्फ यही मक्कारी दिखाई गई थी तो थोड़ा सा सब्र करो भैया। सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि कैसे रॉ के एजेंट इस हाईजैकिंग की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए नेपाल के एक नागरिक की पिटाई करते, जबकि हैरानी यह है कि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब एक तरफ अनुभव सिन्हा ने आतंकियों का मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश करी, भारत सरकार के अधिकारियों को मूर्ख बताया, और जब इतने पर भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि कैसे रॉ के लोग मासूम नागरिकों का टॉर्चर भी करते हैं। मतलब जो चीज कभी हुई नहीं वो भी इसलिए दिखा दी गई ताकि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को नीचा दिखाया जा सके। मतलब एक तरफ डायरेक्टर अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी को नीचा दिखा रहा है, वहीं उसने ऐसा काम भी कर दिया जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की लॉटरी लग गई। खैर, कैसे लगी वो लॉटरी और क्या काम किया इसके लिए डायरेक्टर ने, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान को बचाया। और जैसे कि हमने आपको बताया कि अनुभव सिन्हा ने एक तरफ अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी को जुल्म ढाने वाली बता दिया और दूसरी तरफ ऐसा काम कर दिया जिससे पाकिस्तान खुश हो गया। सीरीज में बार बार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ये हाईजैकिंग तालिबान और अलकायदा करवा रहा है। आखिर में जब ये पूरी हाईजैकिंग खत्म हो जाती है तब ये दिखाया गया है कि आतंकियों ने आखिर में ओसामा बिन लादेन के साथ जश्न मनाया, जबकि फैक्ट ये है कि ये पूरी की पूरी हाईजैकिंग पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिलकर आतंकी मसूद अजहर ने ही प्लान की थी। और इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद भारत सरकार ने जिन आतंकियों को छोड़ा था उसमें मसूद अजहर के अलावा उमर शेख और मुश्ताक जरगर ये सभी पाकिस्तान के नागरिक थे। सवाल ये कि ये पूरी हाईजैकिंग ISI के इशारे पर की गई। जिन हाई प्रोफाइल आतंकियों को इस हाईजैकिंग के बदले छुड़वाया गया, आखिर क्यों अनुभव सिन्हा ने पूरी वेब सीरीज में इस बात को छिपा कर रखा? आप सिर्फ ये दलील देकर कैसे बच सकते हैं कि हमने दो हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर इसलिए दिखाए क्योंकि उन्होंने नाम बदल लिए थे? अरे भैया, जब आप बाकी सीन्स में ये सब दिखा रहे थे कि उस वक्त भारत सरकार क्या कर रही थी, पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा था, तो आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि सिर्फ एक दिन के अंदर भारत सरकार ने ये पता लगा लिया था कि वो छुड़ाए गए आतंकी कौन थे और उनकी पहचान क्या थी? आखिर क्या रीजन है कि पूरी वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा ने भारत सरकार के मंत्रियों को मूर्ख और उस वक्त के अधिकारियों को कार्टून की तरह दिखाया, जबकि सच है कि भारत सरकार की तरफ से आतंकियों के साथ बात करने के लिए अपने अधिकारी कंधार भेजे गए। वो वहां लगातार आतंकियों से डायलॉग कर रहे थे, वो भी तब जब वहां तालिबान की सत्ता थी। वो चारों तरफ से आतंकवादियों से घिरे हुए थे। ऐसे वक्त में भारत के अफसर अपने नागरिकों की जिंदगी बचाने का अंधार गए थे और वहां लगातार आतंकियों से बात कर रहे थे। इसके अलावा सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि रॉ को इस प्लेन हाईजैकिंग की एडवांस में जानकारी थी और उसके एजेंट ने प्लेन को टेक ऑफ करने से रोकने की कोशिश भी की, जबकि हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं। ये भी झूठ।
पाकिस्तान लगातार ये बोलता रहा है कि आईएसआई का इस हाईजैकिंग में कोई रोल नहीं है और पूरी वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा ने एक बार भी आईएसआई का नाम न लेकर पाकिस्तान के ही झूठ को सच साबित कर दिया और अपने ही देश भारत को झूठा साबित कर दिया। अब पाकिस्तान ही पूरी दुनिया को बता सकता है कि देखो, इंडियन डायरेक्टर ने ये वेब सीरीज बनाई है और इसमें भी हमारा नाम कहीं नहीं। हम सब की समझ से ये परे है कि एक भारतीय डायरेक्टर भारत की ऑडियंस के लिए ही कोई वेब सीरीज बनाता है और उसमें ही हमारी सरकार को मूर्ख, हमारे अधिकारियों को कार्टून और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी रॉ को टॉर्चर करने वाला कैसे बता सकता है। और इतना ही नहीं, यही डायरेक्टर पूरी वेब सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है। क्यों छुपाया? बहुत से लोग ये सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे अनुभव सिन्हा की सोच कैसी है वो कोई नहीं बता पा रहा है। वो मैं आपको बताता हूं। अनुभव सिन्हा की पॉलिटिकल सोच क्या है ये किसी से छिपी नहीं है, तो उन्होंने अपनी इसी सोच का इस्तेमाल इस वेब सीरीज को बनाने में किया। उन्हें अच्छे से पता था कि इसमें पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ है, मगर उन्हें लगा कि अगर उन्होंने वेब सीरीज में पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवादियों के नाम लिए तो भारत और पाकिस्तान में बैठा एक बड़ा सेक्शन नाराज ना हो जाए। अनुभव सिन्हा को लगा होगा कि अगर उन्होंने हाईजैकर्स की असल आइडेंटिटी रिवील कर दी तो भारत में बैठे राइट विंग के लोगों को मुद्दा ना मिल जाए, वो एक साइड को टारगेट ना करने लगे। तीसरी बात, अनुभव सिन्हा और उन जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स जब भी कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान और भारत में बैठा उनका बड़ा दर्शक कहीं नाराज ना हो जाए। फिल्म में आतंकवादियों को पाकिस्तानी बता देने पर पाकिस्तान में बैठी उनकी बड़ी ऑडियंस नाराज हो सकती थी और ये वही ऑडियंस है जो आतंकवादियों को मुस्लिम बता देने पर भारत में भी नाराज हो सकती थी। इसलिए किसी और धंधेबाज की तरह अनुभव सिन्हा ने भी वही किया जो एक दुकानदार करता है। उन्हें लगा कि जरा सा झूठ बोल देने पर या सच को छिपा लेने पर अगर उन्हें 30-40 करोड़ दर्शक और मिलते हैं तो क्या हर्ज है। लेकिन अनुभव सिन्हा यहीं पर नहीं रुके। उन्हें अच्छे से पता था कि जब ये हाईजैकिंग हुई तो उस वक्त भारत में किसकी सरकार थी, तो उन्होंने हाईजैकिंग की इस पूरी घटना को उस पार्टी और उसके ब्यूरोक्रेट्स को नीचा दिखाने के एक एक मौके के तौर पर लिया। तभी तो वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर को एक कार्टून की तरह दिखा। ब्रजेश मिश्रा जी उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्हें ऐसे अधिकारी के तौर पर दिखाया जाता है जिसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। और इसके उलट वो पूरी वेब सीरीज में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आतंकी भी आपकी और हमारी तरह के नेक इंसान और ये साबित करने के लिए वो दिखाते हैं कि कैसे आतंकी महिला एयर होस्टेस को पानी ऑफर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक आतंकी ने पायलट के फ्लाइट में सिगरेट पीने से मना करने पर खुद भी सिगरेट नहीं पी। दूसरी तरफ यही आतंकी बार बार फ्लाइट में घूम घूम कर लोगों को ये कह रहे थे कि इस्लाम हिंदू धर्म से अच्छा है और आप लोग हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ। मगर अनुभव सिन्हा को ये सब बातें अपनी रिसर्च में नहीं पता लगी और उन्होंने फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं। वाह। 3-4 बार हमें स्पीच दी थी कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आपके हिंदू धर्म से बहुत अच्छा है। तो उस वक्त फ्लाइट के क्रू मेंबर रहे अनिल शर्मा जी इस पूरे प्रोपेगेंडा से इतने हर्ट हो गए कि उन्हें कहना पड़ा कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। अभी भी जो लोग इनकी तरफदारी कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो बहुत सारा मोर पीपल आर वाचिंग इट, पर मेरे हिसाब से कहीं एक ज़मीर नाम की भी चीज़ होनी चाहिए जो शायद नहीं इन लोगों नहीं होगी। इनका सवाल ये दोस्तों कि जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी सच्ची कहानियों पर फिल्म बनती है तो यही लोग ना उन फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताते हैं, उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। मगर जब खुद इन्हें सच्ची कहानी पर फिल्म बतानी होती है, बनानी होती है, तो उसमें भी सच को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि जो गुनहगार हैं वो तो मसीहा लगे और आपकी अपनी ही सरकार उसमें मूर्ख और जाहिल दिखे। इसलिए ऐसे लोगों को मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूँ। एक आतंकवादी वो होते हैं जो हाथ में बंदूक लेकर आतंक फैलाते हैं और एक आतंकी वो होते हैं जो अपनी आर्ट के जरिए अपना एजेंडा फैलाते हैं। बॉलीवुड के इसी एजेंडे पर हमने इसी साल एक वीडियो बनाकर आपको दिखाई थी कि कैसे कुछ फिल्म वाले सालों से अपना प्रोपेगेंडा चलाकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसी साल नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी अन्नपूर्णी, जिसमें एक हिंदू लड़की एक कंपटीशन में बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। उस लड़की का मुस्लिम बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम तो मांस खाते थे। इसके अलावा भी फिल्म में बहुत बकवास की गई थी और जब इस पर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ तो फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा लिया गया। इसके अलावा न जाने ऐसी कितनी हिंदी फिल्में हैं जो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी हैं। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया। उसमें दिखाया है कि सुखीलाल का कैरेक्टर हीरोइन का रेप करता है। रेप वाले सीन से पहले दिखाया गया था कि कैसे वो आरती कर रहा है। उसी तरह 80s में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बनारस के घाट पर मदद मांगती है तो एक पंडित उसके साथ दुष्कर्म करता है। वहां भी पंडित ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा होता है। इसी तरह 1982 में अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा की फिल्म आई थी बेमिसाल। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन कहते हैं, या यूं कहें कि डायलॉग राइटर उनसे कहलवाते हैं कि यूं तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बसाए थे, मगर कश्मीर इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा।
मतलब जिस कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप के नाम पर है, उसे राइटर डायरेक्टर ने बड़ी बेशर्मी से मुगलों की खोज बता दी। और प्रोपेगेंडा का आलम यह है कि IC-814 में पूरी वेब सीरीज में मुस्लिम आतंकी को हिंदू बनाकर पेश किया गया। वहीं जो चक दे इंडिया फिल्म रंजन नेगी की जिंदगी पर बनी थी, उसमें हिंदू कैरेक्टर को फिल्म में कबीर खान बना दिया। मतलब जहां चीज खराब हो तो वहां मुस्लिम भी हिंदू हो जाता है, और जहां चीज अच्छी हो, काम बढ़िया हो, तो वहां हिंदू को मुस्लिम दिखा दो और उसे हीरो बना दो। मतलब अगर पूरी दुनिया में बेशर्मी और दोगलेपन की ऐसी कोई दूसरी मिसाल मिलती हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली भैया हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझिए कि जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ तो उस वक्त कसाब हिंदू दिखने के लिए अपने हाथ में कलावा पहन रखा था उसने। ISI ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि एक बार देखने पर वो हिंदू लगे और किसी को उस पर शक ना हो। बाद में इसी कलावे के बेस पर कसाब को हिंदू बताकर पाकिस्तान में प्रचार किया गया, और भारत में उर्दू अखबार के एक सीनियर एडिटर ने तो मुंबई हमले को RSS की साजिश तक बता दिया था। इसी तरह अगर IC-814 के हाईजैकर्स अपना नाम भोला और शंकर रखते हैं और भारत का एक डायरेक्टर वेब सीरीज में बिना उनकी असली पहचान बताए उन्हें भोला और शंकर ही बताता है, तो एक तरह से वो उन आतंकियों के प्रोपेगेंडा को ही तो आगे लेकर जा रहा है। बताइए, जैसा मैंने कहा, अगर पूरी सीरीज में कहीं ये नहीं बताया जाता है कि उन आतंकवादियों की मुस्लिम आइडेंटिटी क्या थी, तो पाकिस्तान तो यही ना कहेगा कि देखो देखो, हमने तो पहले ही कहा था कि वो हाईजैकिंग हमने नहीं करवाई, ये तो भारत के ही लोग थे, भोला और शंकर ही थे। मतलब आप समझ रहे हैं कि कसाब को कलावा पहनाकर पहले हिंदू बताया जाता है, फिर उसे हिंदू साबित करने के लिए इकोसिस्टम का आदमी उस पर किताब लिख देता है। उसी तरह आतंकवादियों को हिंदू नाम दिए जाते हैं, और फिर उन आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले उनका सिर्फ हिंदू नाम बताकर उस प्रोपेगेंडा पर मुहर भी लगा देते हैं। इसलिए जो लोग ये फालतू दलीलें दे रहे हैं ना कि डायरेक्टर ने तो वही दिखाया था जो था, उन्हें खुद नहीं पता कि वो किसी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद एक झूठ को सच साबित करने में कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं। बाकी और इसमें क्या ही कहा जाए। इसलिए हम जब भी अपने सामने ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई इस तरह का झूठ परोसने की कोशिश करे तो हम सब उसका भांडाफोड़ करें और दुनिया को ये बताएं कि आखिर सच क्या है। अगर आप भी इस वीडियो में कई बातों से अग्री करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये पता लग सके कि सिनेमा के नाम पर भी लोग कैसे कैसे खेल कर जाते हैं बॉस। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और जाने से पहले, क्योंकि ना एक चीज मैंने जब मूवी देखी थी ना, मैंने इसको वेब सीरीज है? हाँ सॉरी, वेब सीरीज। मैंने कहा रॉक, हमने इतनी मूवीज देखी हैं, रॉक को ऐसे पेश किया जैसे कि अगर लुल एकदम कार्टून सा हंस रहे हैं बैठ के, अरे कॉफी मंगवाओ भाई, समझ गया, ये हमें चाय कॉफी मंगवाओ भाई, ये करो। और उस टेंशन वाले माहौल को मतलब बहुत उस तरीके से कि वहाँ पे डायलॉग बाजी हो रही है, और कॉमेडी तो काइंड ऑफ थोड़ा सा ये मेल आई हुई है सर, वो तो आई भी बोल रहा था ना कि अरे वो अपने वहाँ फोन करो, अरे हमारा केस नहीं है, वो अपने आप देखेंगे, कुछ इस तरीके से। जब ये वेब सीरीज, मतलब ये तो मुझे नहीं, जब ये वेब सीरीज आई थी ना, मैं एक्साइटेड था इसके लिए। हाँ। जब देखी तो मैं सच में, मैंने इससे बोला कि थोड़ा सा ऐसी फील नहीं है कि प्रोपेगेंडा टाइप है ये प्रॉपर, ये तो जानबूझ के, मतलब कि उस टाइम की सरकार को बिल्कुल वैसे दिखाना, उस तरीके से टेररिस्ट को ऐसे दिखाया। अगर तुम उसमें सिंपैथी कि आप उनके लिए वो कितने अच्छे से, एक टेररिस्ट ने उससे कैबिन से उससे बाहर निकलता है और एक को मार देता है, वो एक पैसेंजर की डेथ होती है, ठीक है। बाद में उनको कितना अच्छा दिखाया है कि पानी भी वो कर रहे हैं, खाना भी सर्व करवा रहे हैं, मतलब ये तो हो गया कत्ल करके उसके घर वालों को खाना खिलाया हुआ। बाद में अच्छा, चलो जब देखा था लास्ट में, जब वो ऐसे आता है, अच्छा खुदा हाफिज, याद है वो पायलट बहुत अच्छे से हाथ में लाता है, यहाँ से काटता है, वैसे कर देता है हर चीज। नहीं, फिर ये भी तो देख उसको पायलट जब बाद में कैसे जाता है, 3 या 4 घंटे में आपको गुस्से से आपको उस पे ले आते हैं बिल्कुल ही, कि शांत स्वभाव पे आप सिंपैथी रखते हो उस चीज के लिए। कितना वो दिखाया। मैं इससे बार-बार पूछी कि सच में मतलब ऐसे टेररिस्ट। आप समझे एक चीज कि आप हमेशा ये चीज समझना कि जब आप किताब पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, उससे ज्यादा प्रभाव एक विजुअल आर्ट का होता है आपके ऊपर, आपके माइंड पर। कि जब आप एक वीडियो देखते हो ना, तो वो काफी टाइम तक आपके माइंड में रहती है, और वीडियो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कराती है। तो अब आप ये देखो कि किस तरीके से आप तोड़ मोड़ के भी कई बार ऐसा चीज कर सकते हो, और यही चीज होती है। अब इसके बाद फिर नेटफ्लिक्स का जो नेटफ्लिक्स का वो है ना कंटेंट एडमिन जो है, जो कंटेंट मैनेजर जो कंटेंट को मतलब चेक करता है, तो उसने बोला कि आगे से कुछ भी होगा तो देश हित में, और वो उसी चेक करके वो देखेंगे आगे से जो कुछ भी होता है, और इसके लिए कोई डिस्क्लेमर भी डाल दिया इस वाले पे। लेकिन ये चीज होती है कि हमारी सरकार रूल दिखाई गई है इसके अंदर यार, और बहुत ज्यादा। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि इतने लोगों की जान, वहाँ सच में कॉमेडी चल रही है क्या? ये नहीं दिखाया था कि पायलट पे डाल देते हैं, पायलट पे न्यूज वालों को कि चलो पायलट पे डाल देते हैं, कोई नहीं क्या हो गया, कि रॉ कह रही है कि हमारे ऊपर बात ना है, चलो चलो पायलट पे डाल दो। मतलब रॉ ये सब चीजें, ये तो बहुत ही शॉकिंग लगा मुझे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।